मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे क्लास 10 की, और क्लास 10 में अपना लास्ट चल रहा था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की मैंने दो वीडियो डाल दी थी, उसके बाद में आज ये तीसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में अपन ने जो है आज अपन पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। आप सभी को नाम से पता लग रहा होगा, मेंडलीव जो है एक साइंटिस्ट है जिसे आवर्त सारणी का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मेंडलीव के लिए आपको आवर्त सारणी देखनी हो तो आप अपनी बुक के अंदर जो पेज नंबर है वो है 780, पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको दी हुई है। आप जब आवर्त सारणी देखोगे तो थोड़ा आपको क्या है, अजीब तरीके से लगेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। इस आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग थे वो वर्ग थे कितने, 8। ठीक है, और जो आवर्त होते हैं वो कितने थे, 6। वर्ग किसे बोलते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जो इसके अंदर खड़ी रेखाएं होगी वो क्या होंगे, वर्ग। जैसे 1 2 3 और 4। ठीक है, यदि अपन ऐसे गिनेंगे तत्वों को तो यहां से गिनेंगे, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और ये हो गया छठा आवर्त। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या है इनके क्रमों को व्यवस्थित करेंगे। तो वापस समझिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर वर्ग कितने थे, 8, और आवर्त कितने थे, 6। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने सबसे पहले जो तत्व थे, तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया। उनके परमाणु भार पर आधार व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने के बाद में जब उन्होंने देखा कि कई जगह पर परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कई जगह उनको परमाणु भार के क्रम को क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। आइए अब चलते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे सपोज करो, सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है अपने पास आयोडीन। आयोडीन, आई को क्या बोलते हैं, आयोडीन। आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9, और टेल्यूरियम जो होता है उसका प्रतीक होता है Te। ठीक है, और इसका परमाणु भार होता है 127.6। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आयोडीन है, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा गया, परमाणु भार की क्या हुआ, आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा गया। क्यों, क्योंकि इसका क्या था, देखो इसका परमाणु भार कितना था, 126.9, इसका परमाणु भार कितना था, 127.9। ये से पहले आना चाहिए था भाई, ये जो है किससे पहले आना चाहिए, टेल्यूरियम से पहले आना चाहिए था। लेकिन इसको क्या किया गया, इसको Te के बाद में आयोडीन को रखा गया, टेल्यूरियम के बाद में आयोडीन को रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके परमाणु भार है उनके क्रम का पालन नहीं हुआ। कई जगहों पर इन्होंने क्या किया कि खाली स्थान छोड़ दिया, जैसे कोई तत्व नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, सारणी के अंदर खाली स्थान छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि जो सारणी है उसके अंदर भी खाली स्थान कई जगहों पर है। इन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोजन था H2, हाइड्रोजन जो था उसको निश्चित स्थान नहीं दिया। जो इनकी आवर्त सारणी थी उनके अंदर हाइड्रोजन को क्या नहीं किया, निश्चित स्थान नहीं दिया। तो इस मॉडल में क्या हुई, बहुत सारी कमी रह गई। इस आवर्त सारणी को बनाने में मेंडलीव की बहुत सारी कमी रह गई। फिर हमारे पास, और जब इन्होंने आवर्त सारणी की खोज करी तब इनके पास उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें जो होती है वो भी इनके पास उपलब्ध नहीं थी, नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर वर्ग तो है 8, आवर्त है कितने, 6। ठीक है, ये जो आवर्त सारणी है वो किस पर व्यवस्थित है, परमाणु भार के क्रम पर व्यवस्थित है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारणी के तत्व आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अपन एग्जांपल लिया तो इनकी जो ये इनकी कमी थी वो कमी क्या रह गई, जैसे मान लो आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है, टेल्यूरियम का कितना होता है, 127.6 होता है। लेकिन जो टेल्यूरियम है इसे बाद में रखा गया, किसको, आयोडीन को। वैसे ये पहले आना चाहिए था लेकिन इसको बाद में रखा गया। तो इस सारणी के अंदर
परमाणु भार के क्रम को व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया। ठीक है, वैसे लगाया तो व्यवस्थित रूप से था लेकिन क्रम बैठा ही नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई इसके अंदर कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने, और इस आवर्त सारणी का पूरा श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। तीसरी बात, इन्होंने जो उत्कृष्ट गैसें थी उन उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी जब इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है, तो कुछ इसकी कमियां रह गई थी। इस कमियों को सुधारने के लिए एक नई आवर्त सारणी आई जिसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी आज भी अपने प्रचलन में है। ठीक है, तो मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में समझा देता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर की सेम कंडीशन है। जो वर्ग है वो कितने हैं? 8। ठीक है, और जो आवर्त है वो कितने होते हैं? 6। मैंने अभी भी जैसा आपको बताया, वर्ग जो होगा वो खड़ी रेखाएं जो होगी उन खड़ी रेखाओं को क्या बोला जाता है? वर्ग। वो तो कितने हैं अपने पास? 8। और ठीक है, जो आवर्त है, आवर्त कितने हैं? 6। जो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखाएं जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी, आवर्त बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो थी आधुनिक तरीके से बनाई गई, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो मेंडलीव के तरीके से बनाई गई। आधुनिक का मतलब होता है कि आज के नए युग के आधार पर जो अभी तक प्रेजेंट में तत्व है उनके बारे में जो सारणी बताती है वो कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं? 18, और आवर्त कितने होते हैं अपने पास? 6। आवर्त कितने होंगे? सॉरी, आवर्त होंगे कितने? 7। 6 नहीं, 7 होंगे। 6 तो किसके अंदर होंगे? मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर। लेकिन जो आवर्त है वो तो कितने हो गए? 7, और वर्ग जो है वो कितने हो गए? 18। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे? 8, और आवर्त कितने थे अपने पास? 6। आप समझो, ये जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में तत्व किस प्रकार व्यवस्थित है वो देखो। 1 से लेकर के 2 वर्ग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला और दूसरा वर्ग जो है वो कौन से तत्व कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाएंगे? एस ब्लॉक के। देखो, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मात्र 2। एस ब्लॉक के तत्वों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और पहले और दूसरे वर्ग को अपन एस ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, यदि अपन बात करें 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 6, और एस ब्लॉक के अंदर 2। ठीक है, 3 से लेकर 12 की बात करें तो 3 से लेकर के 12 तक के कौन से तत्व पाए जाएंगे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब अपन बात करें क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, ये वाले एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी आ जाता है कि एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु। एक चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को लिखिए, ऐसा कभी क्वेश्चन में नहीं आता है। या फिर ऐसा कभी नहीं आएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाइए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, अब जो अपन ने कहा एफ ब्लॉक के जो तत्व होंगे, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व तथा नीचे की ओर जो 2 पंक्तियां दे रखी होगी आवर्त सारणी के अंदर, आप देखना आवर्त सारणी है अपने पेज नंबर 81 पर, और पेज नंबर 81 पर नीचे
दो सारणी आपको दे रखी होगी, जो नीचे की दोनों क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ब्लॉक के अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं अपन, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे गुणों में आवर्तिता के बारे में। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी गुणों में आवर्तिता के बारे में। देखिए अब अपना आगे क्या था, गुणों में आवर्तिता, कि इस सारणी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन इनके गुणों की बात करते हैं, ठीक है। देखो पहले अपन बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या होती क्या है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैंने मान लिया ये हो गया, ये वाला हो गया KLM, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये नाभिक। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, अपने पास परमाणु त्रिज्या कहलाती है। देखो वापस समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा परमाणु है, परमाणु में कुछ कक्षक है जैसे KLM और आगे भी हो सकते हैं M, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, धनावेश, धनावेश जो है प्लस वाला जो चार्ज है। वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी जो होगी, इस दूरी को ही अपन क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब अपन बात करें परमाणु त्रिज्या, तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो खड़ी रेखाएं होगी वो तो क्या होंगे, वर्ग, और जो क्षैतिज ये वाली रेखाएं होगी इनको अपन क्या बोलेंगे, आवर्त, ठीक है। और ये हो गया अपने पास वर्ग। एक आवर्त में, ध्यान से सुनना, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ता है। आप सारणी के अंदर देख सकते हैं कि कोई भी आवर्त में आता है, यदि अपन आगे बढ़ते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के मान में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण भी क्या होता है, अधिक होता चला जाता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, अपना घट जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। परमाणु त्रिज्या के बारे में अपन ने बात कर ली। एक आवर्त में, ये क्या हो गया, आवर्त, एक आवर्त में मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो परमाणु क्रमांक के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के बाद, जो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के बाद में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन आपको लिखनी है और इसके बारे में मुझे बताना है, जो मैंने भी आपको बताया है, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, परमाणु त्रिज्या कंप्लीट हो गया है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन
बल महसूस किया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं कि परमाणु के बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, एक आवर्त की यदि अपन बात करें, एक आवर्त है, आवर्त में अपन कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आएगा आवर्त में यदि अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, किसका बढ़ेगा, यदि अपन आवर्त में क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, यदि अपन वर्ग की बात करें कि वर्ग के ऊपर से नीचे जाए, यहाँ होता है वर्ग इस तरीके से, वर्ग में यदि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, ये हमेशा फिक्स कर लेना। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और एक वर्ग की अपन बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे लेकर अपन जाएंगे तो क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है परमाणु क्रमांक के बारे में मैं आपको लिखा देता हूं, उस तत्व है अपने पास। परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करें तत्व की, मैं कुछ तत्व को दे रहा हूं और उसके हैं अपने पास परमाणु क्रमांक, समझो। लिथियम है अपने पास, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनके परमाणु क्रमांक होते हैं 3। सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19 और रुबिडियम का होता है 37 और सीजियम का होता है 55। ठीक है, इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या होती है 152 और इसकी होगी 186 और जो पोटेशियम है उसकी होगी 231 और इसकी होगी रुबिडियम की 244 और अपने पास क्या बचा लास्ट में, सीजियम, सीजियम की होती है 262। ये चीज आपको याद करनी है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 और परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, 152। सोडियम का कितना होता है, 11, इसका परमाणु त्रिज्या 186। पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु त्रिज्या 231। रुबिडियम की बात करें, रुबिडियम कितना है परमाणु क्रमांक, 37 और इसका परमाणु त्रिज्या कितनी हो गई, 244। सीजियम जो है, सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 55 और इसकी परमाणु त्रिज्या हो गई कितनी, 262। तो आज की अपनी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, कि मेंडलीव ने ऐसा क्या किया और क्या नहीं किया। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया परमाणु त्रिज्या के बारे में और मैंने बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। ठीक है, तो अपने आज 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपन आगे बात करेंगे और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, जो मैं समझाता हूँ ना बोर्ड पर, तो आप क्या है घर से उस कॉपी में उतार के ले आते हो जो मैं समझाता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर कैसे करना है कि जैसे मैंने लिखा परमाणु त्रिज्या, तो आपको बुक के अंदर से जो परमाणु त्रिज्या वाला टॉपिक है उसके अंदर से उसकी डेफिनेशन ढूंढनी है, उसको उतारना है आपको। ऐसे नहीं है जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर वो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ आपको कि समझ में आ जाएगा।
लिखना किस तरीके से बुक में आपको दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन। आज की अपनी क्लास यहीं खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में